में जरूरत होगा तो फिर हम जोड़ेंगे इसका सब कुछ। जी। अ, अ, आशीष नारायण जी, इसमें थोड़ा सा आप अपनी टूटी फूटी हिंदी में इसको मोटा मोटा आप समझा दीजिए, लोग कुछ समझना चाह रहे हैं। अच्छा, कोशिश करता हूँ, लेकिन माफ कर दीजिएगा, पहले माफी चाहता हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। सीआईसी एसआईसी को बनाया गया था एज ए गार्डियन फॉर को देखने के लिए, और आम पब्लिक का जो फंडामेंटल राइट है उसको बचाने के लिए, जो एकदम एकदम रिसीविंग एंड में है, मतलब दूर दराज गांव में जो आपका गरीब आदमी है, जिसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है कानून में, क्या नहीं हो रहा है, ये सब आदमी के लिए, दैट इज रिसीविंग एंड, ये लोग के लिए अधिकार देने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये फ्रैंकनस्टाइन बन गया है। फ्रैंकनस्टाइन मतलब वो एक, इसका हिंदी क्या होगा, शिवानंद जी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, नहीं, फ्रैंकनस्टाइन के देखिए, हिंदी। वो कुछ नहीं है उसका, आप बस वो। ये एक मतलब हम लोग के लिए असुर बन गया है। हाँ। ठीक है। और दूसरा बात है, एक समस्या है, परमानेंट समस्या है, मैंने हाल अभी ऐसा हुआ है जो आरटीआई लगाने का मन ही नहीं करता है, तो जो हो रहा होने दो भाई, वो कुछ होगा नहीं, फालतू क्या करे, उसको इन्फॉर्मेशन मांग के हम करें क्या, वो तो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक तो 2 साल इंतजार करना होगा, जैसे मैं ही बता रहा हूँ आपको, मेरा एक केस 2 साल हो गया सीआईसी में पड़ा हुआ, रद्दी कागज के साथ है, वो पता ही नहीं है, वो कुछ नहीं हुआ। रहा है, इसके लिए क्या हुआ, हम लोग का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसका एकदम गला दबा रहा है ये, क्या के लिए, ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है। पीआई लोग, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी लोग को ये पता है जो सीआईसी एसआई में कुछ होगा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा जे हमारा पास खूब, अगर ज्यादा करेक्ट ऑर्डर दे दिया तो बोल देंगे जे भाई इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, बस मुक्ति मिल जाएगा, पनिशमेंट का तो कोई डर नहीं है। जब तक पनिशमेंट का डर नहीं होगा किसी का ऊपर, वो कभी सही काम नहीं करेगा। सिर का ऊपर तलवार लटकना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए हम उल्टा सीधा जवाब देंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, सीआईसी हमको छोड़ेगा नहीं, हमको एकदम सजा दे देगा। अच्छा, उसका बाद क्या है, सेक्शन, या प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑफिस में जे दिस पोस्ट, मैंने स्क्वायर पे इन राउंड, हम जिस पोस्ट में बैठे हैं उस पोस्ट के लिए ये साहब लायक नहीं है। इसका रेमेडी क्या है, मेरा हिसाब से मोटा मोटा जो आया है, तो हम लोग ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड वाला, मतलब जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पोस्ट में अप्लाई करता है, इसको बंद करना होगा, नहीं आएगा ये, कभी नहीं आएगा। 30 साल नौकरी किया, उसको पेट नहीं भर रहा है, 3 साल के लिए यहाँ आ रहा है, 2 लाख 2.5 लाख सैलरी के लिए, इतना लाखों करोड़ रुपया कमा लिया। अच्छा, और वो जो जिसको रिक्रूट जो अप्लाई कर रहा, पहले ये देखना होगा उसका एलएलबी डिग्री है कि नहीं है, अगर एलएलबी डिग्री नहीं है, तुम जितना बड़ा भी क्यों ना हो, मत आना, अलाउ नहीं होगा, विल नॉट बी अलाउड। एलएलबी डिग्री होना मस्ट है, और लॉ का सफिशिएंट नॉलेज, एलएलबी डिग्री विथ सफिशिएंट नॉलेज इन लॉ होना चाहिए। तीसरा बात है, कैंडिडेट जो होगा इसको रिटन और भाइबा भूसा, मतलब ओरल इंटरव्यू देना होगा, टू प्रूव देयर कैपेसिटी, हाँ हमारा आरटीआई एक्ट के बारे में नॉलेज है, देश का जो कानून है, एग्जिस्टिंग लॉ है,
उसका बारे में हमारा नॉलेज है, उसको साबित करना, क्या ये नौकरी है, तुमको अपना काबिलियत साबित करना होगा। तुमको हम लोग तनख्वाह देंगे, देशवासी का टैक्स का पैसा से तुम्हारा तनख्वाह होगा, 2-2.5 लाख तुमको तनख्वाह मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब कुछ सुविधा मिलेगा। ये पैसा कौन देगा? हम लोग को देना होगा। तो हम लोग जांच कर लेंगे भाई तुम काबिल हो कि नहीं हो। अच्छा, उसका बाद सिलेक्शन कमेटी में पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला कोई भी नहीं रहेगा। काहे के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला आदमी अगर रहेगा तो कभी वो ट्रांसपेरेंट नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सीधा बात, कोई भी नहीं रहेगा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जैसे मैंने बोला, 5 सिलेक्शन कमेटी कमेटी में 5 मेंबर को होना चाहिए। 5 मेंबर कौन कौन? सीआईसी का बारे में हम बोल रहे हैं तो वही वाला होगा स्टेट का बारे में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, Honorable Justice next to him in the rank of seniority. Third, Honorable President of Bar Council of Delhi, Honorable Chief Election Commissioner and Honorable Solicitor General of India. ये 5 आदमी सिलेक्शन कमेटी में रहना चाहिए। इसमें कैंडिडेट के ऊपर जिसका मेजोरिटी जो होगा, मान लीजिए एक्स वाई जेड तीनों कैंडिडेट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्स कैंडिडेट को मेजोरिटी ओपिनियन मिला है तो एक्स कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ऐसा मेजोरिटी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। और है लास्ट पॉइंट, कमिश्नर ये नौकरी है। मेरा हिसाब से कमिश्नर का पोस्ट एक सर्विस नहीं कर रहा, तुम तो पैसा ले रहे हो, तो इसलिए आपको अकाउंटेबिलिटी देना होगा, आपको जवाबदेही करना होगा बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब आप गलत काम किए हैं, आपको शोकस भी हो सकता है। आप गलत काम किए हैं, आपको जवाबदेही होना चाहिए। अगर जवाबदेही नहीं रहेगा तो ऐसा जैसा चलता है अभी राम भरोसे हिंदू होटल, वैसा ही चलेगा। ये मोटा मोटी मेरा जितना समझ में आया, मैं कोशिश किया हिंदी में समझाने के लिए। आगे कोई त्रुटि हो गया तो माफ कीजिएगा। बाकी तो शिवानंद जी है, थोड़ा ठीक ठाक कर दीजिएगा अगर गलती हुआ तो। थैंक यू फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट इफ नेसेसरी आई विल। धन्यवाद आपके विचारों के लिए। हमारे बीच में माननीय शैलेश गांधी सर जुड़ गए हैं, तो हम सभी उनका स्वागत करें। सर, स्वागत है हार्दिक। दीजिए उसके बाद जी सर। जी जी। तो हमारे बीच में देवेंद्र अग्रवाल साहब हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी, आज का टॉपिक आप लोगों के दिल के काफी करीब है। और आपके क्या विचार हैं इस विषय पर, और आपके स्वयं के सूचना आयोग में क्या स्थितियां हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं किस तरह से आपको समझ में आते हैं, और जहां जैसा आपको अनुभव है दूसरे स्थानों पर, वहां भी ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं और इनको लेकर के जो चर्चाएं होती रहती हैं, अभी एमपी में भी अपॉइंटमेंट्स हुए, वहां भी इसी तरह की स्थितियां हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अपने शॉर्ट में अपने विचार रखें देवेंद्र जी। सर, इसमें मेरा थोड़ा सा दो अलग विचार है। जी एक तो ये कि हम एक्ट को अमेंड नहीं कर सकते, तो हमें जो भी रास्ता है वो इसी तरीके से खोजना होगा जो बिना अमेंड किए हो सकता है पॉसिबल। क्योंकि जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है तो उससे पहले उनके आवेदन बुलाए जाते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया तय है ऑलरेडी पहले से। तो जो प्रक्रिया तय है उसी तय प्रक्रिया में ही हमको रास्ता खोजना है। तो रास्ते में जैसे बताया, तो उनकी 2 कंटेंट आप उसमें ले सकते हैं, बाकी कंटेंट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके लिए अमेंड करना पड़ेगा एक्ट को, या नए रूल्स बनाने पड़ेंगे जो हमारे फेवर में तो नहीं बनेंगे, ये तय है। एक तो ये कि जिन लोगों के आवेदन आते हैं उन लोगों के आवेदनों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, और उन आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए जो तरीका होना चाहिए वो 3 तरीके लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि उसके जो है पब्लिक जो वर्क्स हैं वो ऐसे वर्क्स नहीं होने चाहिए जिसमें उसको उस काम को करने के लिए मेहनताना मिला हो। पब्लिक इंटरेस्ट के वर्क्स उसके
बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए कि उसने एक पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से किया, उसके लिए उसने किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं लिया है। दूसरा ये कि उसकी योग्यता क्या है, वो कितने अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकता है, या किसी भी तरीके के उसके जो अनुभव रहे हैं पुराने, वो लीगल उस पे रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, चीजों के उसमें फ्रेंडली है। तीसरा, चूंकि ये जुड़ा हुआ मामला है, इसमें पारदर्शिता की जरूरत है, इसमें निष्पक्षता की जरूरत है, तो इसमें ऐसे आदमियों के क्लासिफिकेशन या स्क्रूटनी की नीड ज्यादा होगी जो ज्यादा पारदर्शिता को प्रभावी तौर पे कार्य कर सके, समाज से जुड़ा हुआ हो। अब जैसे, अब ये तीन बातें पहले कंटेंट्स पे आ गई, और दूसरा जो कंटेंट्स इन्होंने लिया, जो राजनीतिक प्रभाव को छोड़ना, तो ये राजनीतिक प्रभाव से हटाने के लिए, जैसे कि एक हमारे यहाँ एक सीएम साहब जब बने हमारे यहाँ विधानसभा का, तो एक उन्होंने ऑर्डर निकाला कि राजनीतिक व्यक्तियों को हटाया जाए। जब उनसे हम परिभाषा पूछे कि राजनीतिक व्यक्तियों की क्या परिभाषा है, उनकी परिभाषा में तो ये था कि जो कांग्रेस के लोग थे पिछली सरकार के, उन लोगों को हटाया जाए। लेकिन हमें यहाँ पर यह तय करना पड़ेगा कि जो किसी भी तरीके से किसी, मतलब देखिए, हर व्यक्ति की एक अपनी स्वतंत्रता होती है कि वो कौन सा अपना राजनीतिक विचारधारा रखता है, लेकिन वो किसी राजनीतिक दल से किसी सदस्य में शामिल रहा हो, या उस पे पूर्व में कार्यकर्ता के रूप में, या किसी पद के रूप में, या किसी जिम्मेदारी के रूप में कार्य कर रहा हो, ऐसे लोगों को यहाँ से हटाया जाना जरूरी है। इन लोगों को इस स्कूटनी से हटा दिया जाना चाहिए। तो मैं किसी की राजनीतिक स्वतंत्रता या उसके चयन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो किसी राजनीतिक, उसी पार्टी या जो सरकार में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री होंगे, जब वो सिलेक्शन करते हैं, तो वो अपने दल से जुड़े हुए किसी प्रतिनिधि को उसमें ना रखे, ऐसा किसी मुद्दे को उठाने की जरूरत। दूसरा ये कि जैसे कि इस मुद्दों को उठाने के लिए मैंने पिछले हमारे जो छत्तीसगढ़ में जब सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई, उसमें बहुत सारी इश्यूज थे, हमने उस इश्यूज को रेस करते हुए मैंने एक इसमें इनकी अच्छी जानकारी है, सबने उसकी नेगेटिव चीज बताई। अच्छा किया, क्योंकि नेगेटिव बताना बहुत जरूरी है। उन नेगेटिव पॉइंट्स पर हमको सुनना भी चाहिए, उनसे क्रॉस भी करना चाहिए, क्रॉस करके उस नेगेटिव को दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हमने कोशिश की, लेकिन किसी ने भी नेगेटिव बात बताने की बाद उस पर यह मदद करने की कोशिश नहीं की कि क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस बात को लिखना चाहिए, किस बात को इस तरीके से प्रेजेंट किया, ये प्रॉब्लम होगी, ये गलत है, वो सही है। अब हमको ये लगने लगा कि नहीं भाई, हो सकता है कि मेरे इस मामले को ले जाने से या करने से और ऐसा कोई गलत डिसीजन आ जाए जिससे हमको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मेरे पास इस सभी चीजों में इश्यूज तो आ गए, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशंस नहीं आया, क्योंकि हमारे वरिष्ठों ने उस पर हमें सहयोग नहीं दिया। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर मैं इस बात को कर रहा हूं, जो जानने वाले उस बात को समझते हैं। तो हमें जो जरूरत है ना, हमें वो जरूरत ये है कि हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की, मैंने ग्रुप में डाला अपने पिटीशन को, मैंने उस चीज को उस जितना हो सका उस पर डिस्कशन किया, कई दिनों तक कोशिश की, कई सारे आरटीआई निकाल के इंफॉर्मेशन निकाले, लेकिन ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए ना मदद नहीं मिल पाती है। तो इस कारण से फिर ऐसा लगता है कि कहीं हमारी गलती से ऐसी गलतियां ना हो जाए कि हमको और चार बातें सुननी पड़े। तो ये दो कंटेंट मेरे थे सर कहने के, वो मैंने आपको कहे। धन्यवाद जी देवेंद्र जी, धन्यवाद। अ, बीरेन साहब, बीरेन ठक्कर साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप अपने विचार रख दें, फिर शैलेश सर को अपन सुनते हैं। मैं अपने विचार कहना चाहता हूँ। जी। जो अ, अ, इसमें एक्ट में तो बहुत सारे अलग अलग लोग एलिजिबल है, लेकिन ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था तो नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके अपॉइंटेड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो इसमें जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जर्नलिज्म है, लॉ है, सभी जगह से किया जाए। तो मैं आशीष नारायण विश्वास जी से सहमत हूँ कि इसमें ये जो है केवल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या जो जैसे जनरली होता है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को ही अपॉइंट किया जाता है, तो उसके बजाय जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है दे शुड बी अपॉइंट